हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एंग्लो सिख वार्स। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले आप दो तीन पॉइंट्स हमारे पास बच्चे थे कि जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में नहीं बोले, तो वो आप ऐड करना वहाँ पे। जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए कि मीर जाफर का सक्सेसर कौन था। मीर जाफर जो नवाब ऑफ बंगाल था उसका सक्सेसर कौन था। मीर जाफर का जो सक्सेसर था वो उसका बेटा था। क्या उसका था? वो उसका बेटा ही था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था नजमुद्दौला। क्या उसका नाम था? नजमुद्दौला। नजमुद्दौला उसका नाम था। ठीक है, नजमुद्दौला इसका बेटा था और वही सक्सेसर बना किसका? मीर जाफर का। कब? 1765 में। ठीक। अब इसके बाद आपसे पूछा जाता है, ये बताइए ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखना मेरे दोस्तों, ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को हम बोलते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट भी। क्या बोलते हैं? ड्यूअल गवर्नमेंट भी। ड्यूअल गवर्नेंस भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम डबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। डबल गवर्नमेंट भी इसको हम बोलते हैं। ठीक। इसको हम डायआर्की भी बोलते हैं। क्या इसको हम बोलते हैं? डायआर्की भी हम इसको बोलते हैं। तो आपने नोट कर लिया, ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज आल्सो नोन एज ड्यूअल गवर्नमेंट, इट्स आल्सो नोन एज डबल गवर्नेंस, इट्स आल्सो नोन एज डबल गवर्नमेंट, इट्स आल्सो नोन एज डायआर्की। याद रखना आप, इट्स आल्सो नोन एज डायआर्की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताइए कि ये जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो ड्यूअल गवर्नेंस थी, ये जो डबल गवर्नमेंट यहां पे इस्टेब्लिश की गई थी, कहां पे? बंगाल में। ठीक है, तो ये यहां पे कब इस्टेब्लिश की गई थी? किस साल में ये इस्टेब्लिश की गई थी? तो 1765। याद रखना मेरे दोस्तों, 1765 में ही ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारे बंगाल में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ये जो डायआर्की है, ये किसने इंट्रोड्यूस की? ये किसने एस्टेब्लिश की हमारे बंगाल में? ये किसने एस्टेब्लिश की हमारे इंडिया में? तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश की बंगाल में 1765 में। और इसके बाद एक और क्वेश्चन जो बनता है, जो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए ड्यूअल गवर्नेंस जो थी, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो था, ये यहां पे एंड किसने किया? हु एंडेड ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? तो याद रखना मेरे दोस्तों, इट वाज एंडेड बाय वारन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारन हेस्टिंग्स ने ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या की? एंड की। कब? 1772 में। तो 1772 में ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड हुई। ये किसने एंड की? वारन हेस्टिंग्स ने। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस की, एस्टैब्लिश की। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में मतलब पहली बार स्टार्ट किया। एंड किसने किया? वारन हेस्टिंग्स ने 1772 में। अब ड्यूअल गवर्नमेंट जो थी, इसका क्या मकसद था? ठीक है, ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब क्या था? ये तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। इसमें ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट थी ना, इसमें मतलब दो ब्रांच निकले, यानी कि गवर्नमेंट के दो ब्रांच निकले। ड्यूअल इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि दो ब्रांच थे, है ना, दो बाई। तो एक ब्रांच ऐसा था, ठीक है, एक ब्रांच ऐसा बनाया गया, एक ब्रांच नहीं जो पहले से ही था। ठीक है, सिंपली मैं आपको बता दूं, पहले से ही जिस तरीके से था, एक होता था निजामत राइटर्स। ठीक है, एक होता था निजामत राइटर्स। निजामत राइट का मतलब क्या होता था? ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता था? ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और दूसरा जो होता था, दूसरा जो और एक ब्रांच था, दूसरा होता था दीवानी राइट। क्या होता था? दीवानी राइट। दीवानी राइट, दीवानी राइट और निजामत राइट, यानी कि दो चीजें होती थी। एक होता था निजामत, निजामत फंक्शंस, और दूसरा होता था, एक होता था निजामत फंक्शंस और दूसरा होता था दीवानी फंक्शंस। अब दीवानी फंक्शंस पहले आप समझ लीजिए। दीवानी फंक्शन का मतलब होता था कि राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन का वर्क। दीवानी में क्या होता था? रेवेन्यू जो टैक्सेस वगैरह होते थे उसका कलेक्शन करना, वो किस में आता था? दीवानी में आता था। बाकी जो डिफेंस मेंटेन करना, एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो निजामत में आता था। यानी कि दो मेन फंक्शंस, दो मेन, एक निजामत फंक्शन, दूसरा दीवानी फंक्शन। दीवानी फंक्शन सिर्फ रेवेन्यू के साथ, सिर्फ खजाने के साथ। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, टैक्स कलेक्ट करना है। दूसरा जो निजामत फंक्शन था, निजामत का मतलब था कि आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है,
आपको लाइन ऑर्डर मेंटेन करना है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है। ठीक है, तो ये दो आप समझ गए ना, ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ड्यूटी ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो अब ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में यही दो थे, क्या थे, यही दो इंपॉर्टेंट मतलब ब्रांच थे। ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जब बंगाल में इंट्रोड्यूस की गई तो उसका मतलब यह था कि आप कंपनी को प्रोवाइड कीजिए, कंपनी को आपको क्या प्रोवाइड करना है, कंपनी को आप दीवानी सिस्टम प्रोवाइड कीजिए, और जो नवाब ऑफ बंगाल है वो निजामत फंक्शन को संभालेगा। मतलब जो खजाना है, जो रेवेन्यू कलेक्शन है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेंगे, वो इंग्लिश वाले करेंगे। जो यहां का रेवेन्यू है, हमारे बंगाल का रेवेन्यू, हमारे भारत का की एक टेरिटरी थी बंगाल, है ना, हमारे बंगाल का जो रेवेन्यू है वो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कलेक्ट करेगी, वो फॉरेनर्स कलेक्ट करेंगे। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो निजामत वाले, सॉरी, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो निजामत फंक्शंस है, वो किनको हैंडल करना था, वो नवाब ऑफ बंगाल, वो निजामुद्दौला को वो निजामुद्दौला को एडमिनिस्ट्रेट करना था, संभालना था। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही था ना कि ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स पावर में आ रहे हैं। रेवेन्यू का मतलब ही पावर था, है ना, जिसके पास रेवेन्यू था तो उसी के पास पावर था। इसका मतलब यह था ना कि ब्रिटिशर्स के पावर है लेकिन कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ब्रिटिशर्स के पास क्या है, ब्रिटिशर्स के पास पावर है लेकिन कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसी ड्यूअल गवर्नमेंट को, इसलिए इस ड्यूअल गवर्नमेंट को कहा गया था इट वाज पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट वाज पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूअल गवर्नमेंट को ही कहा गया था, कुछ हिस्टोरियंस ने लिखा है इट वाज पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ब्रिटिशर्स, फॉर इंग्लिश पीपल इट वाज पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जिस वक्त देखिए, जिस वक्त नजमुद्दौला, मीर जाफर का जो सक्सेसर जिस वक्त चुना गया, उसका बेटा ही, तो जिस वक्त नजमुद्दौला को भी बनाया गया ना, उसको भी यही कहा गया कि कंडीशंस हैं आपके पास, आपको हम कंडीशंस रखते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस। कंडीशन ये थी कि आप हमें दीवानी फंक्शंस प्रोवाइड करना और आपको हम निजामत फंक्शंस देंगे। मतलब वो क्या था, वो तो फिर ऐसे नाम का नवाब था, नाम का रूलर था। बाकी जो पावर है वो किन के हाथों में चला गया, इंग्लिश के हाथों में चला गया। ठीक है, यहां तक तो एंड किसने की, स्टार्ट किसने की, ये इसमें मेन पॉइंट्स थे। और निजामत फंक्शंस किसको दिए गए थे, याद रखना, वो बंगाल के नवाब को दिए गए थे, और जो दीवानी राइट्स थे वो ब्रिटिशर्स को यहां पे मिले। उसके बाद ये जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ना, इसकी वजह से डिसरप्शन ऑफ ट्रेड हुआ। डिसरप्शन ऑफ ट्रेड भी कहां पे हुआ, बंगाल में। अब एक पॉइंट नोट कर लीजिए, जब इन्होंने ये ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की तो इनको दीवानी राइट्स मिले, है ना, दीवानी फंक्शन जो है वो इनको मिला। तो दीवानी फंक्शन जब इनको मिला तो बंगाल, जिसको ग्रैंडरी ऑफ इंडिया कहा जाता था, तो उसके बाद जैसे ही वहां पे उनको जैसे उनको दीवानी राइट्स मिले, तो उसके बाद वहां पे फेमाइन्स आ गए। तो उसके बाद जब इनको दीवानी राइट्स मिले ना, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि इंग्लिश वालों ने दो नायब दीवान को अपॉइंट किया, दो नायब दीवानस को अपॉइंट किया, यानी कि दो ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जिनको कहा गया कि ये नायब दीवान हैं। उनका काम क्या था कि कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल एंड बिहार और बंगाल से उनको ये जो उनको दीवानी राइट्स मिले थे, अब वो उनको इस्तेमाल करने थे, अब वो उनको मतलब अब उनको जाना था और टैक्सेस कलेक्ट करने थे, रेवेन्यू कलेक्ट करने थे। ये जो दो नायब दीवानस थे, एक का नाम था मोहम्मद, एक का नाम था मोहम्मद रेजा खान। ठीक है, मोहम्मद रेजा खान को बंगाल के लिए चुना गया। उसको कहा गया कि आप बंगाल जाओ, वहां पे आप दीवानी जो राइट्स हैं वो इस्तेमाल करो। और दूसरा जो था उसका नाम था राजा सिताब राय। क्या उसका नाम था, राजा सिताब राय जो था ना, राजा सिताब राय को बिहार के लिए चुना गया था। ठीक है, उनको कहा गया कि जाओ और वहां से आप रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करके लाओ। ठीक है, अब कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आया, भारत में भी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आया। तो कब आया, ठीक है, किस डेट को हिस्टोरियंस कहते हैं कि इट वाज पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। याद रखना 1757 टू 1765 इट वाज पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। अब आप बताओगे क्यों। 1757 बैटल ऑफ प्लेसी, वहां से इनको पावर मिला, ठीक है, और 1765 यहां तक तो इनको बिल्कुल पावर में ही थे, कौन, ब्रिटिशर्स। 1765 में फिर ये क्या करते हैं, ये ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये सब कुछ पावर जो है वो अपने हाथों में लेते हैं और इनको नाम के रूलर्स रखते हैं, नाम के नवाब इनको रखते हैं। ठीक है, 1775
to 1765, याद रखना इट वाज पॉलिटिकल रेवोल्यूशन एरा। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था कनक्वेस्ट ऑफ सिंध, यानी कि सिंध को एनेक्स कैसे किया गया है ना, हाउ वाज सिंध एनेक्स्ड, ये मैंने आपको पढ़ाया। तो आज जो हमें पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है कि ये जो पंजाब है, हाउ इट वाज एनेक्स्ड, पंजाब हाउ इट वाज कन्क्वेस्टेड, पंजाब को कैसे कब्जा किया ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, तो पहले आप नोट कर लीजिए, पंजाब जो है, पंजाब को एनेक्स किया गया 29 मार्च 1849 को पंजाब को कैप्चर किया गया, पंजाब को कन्क्वेस्ट किया गया, पंजाब को एनेक्स किया गया। किसने एनेक्स किया, किसने कब्जा किया इसके ऊपर? ब्रिटिशर्स ने, इंग्लिश ने इसके ऊपर कब्जा किया 29 मार्च 1849 में। ठीक है, और याद रखना मेरे दोस्तों, यहां पे आप याद रखना, उस वक्त कौन था, उस वक्त यहां का गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल, जिस वक्त पंजाब को एनेक्स किया गया 1849 में, याद रखना, यानी कि लॉर्ड डलहौसी। कौन? लॉर्ड डलहौसी ने ही पंजाब को एनेक्स किया, लॉर्ड डलहौसी ने पंजाब को एनेक्स किया 1849 में। ठीक है, यहां तक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये जो पंजाब है ना, ये आसानी से इन्होंने एनेक्स नहीं किया। ठीक है, ये कोई आसान काम नहीं था कि हम जाएंगे और पंजाब को कैप्चर करेंगे तो उनको भगाएंगे, वैसा नहीं। इसके लिए वार्स लड़ी गई जिनका नाम था एंग्लो सिख वार्स। एंग्लो सिख वार जो है ना, एंग्लो सिख वार्स इंग्लिश और सिख के बीच में लड़ी गई। इट वाज फॉट, एंग्लो सिख वार जो थे, दीज वार फॉट बिटवीन सिख पीपल एंड इंग्लिश पीपल, याद रखना। नाउ चलिए अब हम एंग्लो सिख वार्स को स्टार्ट करते हैं। तो आप नोट कर लीजिए, फर्स्ट एंग्लो सिख वार, पहले आप हेडिंग लिख लीजिए, फर्स्ट एंग्लो सिख वार। फर्स्ट एंग्लो सिख वार कब हुआ, याद रखना, 1845 टू 1846 फर्स्ट एंग्लो सिख वार होता है। और ये जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार होता है, इसमें 4 सक्सेसिव बैटल्स होते हैं। कितने होते हैं? इसमें 4 बैटल्स होते हैं, 4 सक्सेसिव बैटल्स इसमें होते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बैटल्स का नाम याद रखने की कोशिश करेंगे, तो एक था बैटल ऑफ मुदकी, बैटल ऑफ मुदकी। ठीक है, और दूसरा था बैटल ऑफ फिरोजी शाह, बैटल ऑफ फिरोजी शाह, याद रखना, बैटल ऑफ फिरोजी शाह। एंड थर्ड वन बैटल जो था, दैट वाज बैटल ऑफ बडोवाल, बैटल ऑफ बडोवाल। और फोर्थ वन बैटल जो था, दैट वाज बैटल ऑफ अलीवाल। ठीक है, अलीवाल। तो 4 बैटल्स फर्स्ट एंग्लो सिख वार में हुई। देखिए, एंग्लो सिख वार जो था, इसमें 4 सक्सेसिव बैटल्स हुए। पहले मुड़की हुआ, उसके बाद फिरोज शाही हुआ, उसके बाद बडोवाल हुआ, उसके बाद अलीवाल हुआ। ठीक है, तो लेकिन ये 4 बैटल जो थे ना, इससे कोई हल नहीं निकला। ठीक है, इससे कोई हल नहीं निकला। फिर एक और बैटल होता है। ठीक है, फिफ्थ जो बैटल होता है उसका नाम होता है बैटल ऑफ सबारान। क्या उसका नाम होता है? बैटल ऑफ सबारान। ये फिर लास्ट पे होता है। ठीक है, 1846 में होता है ये बैटल ऑफ सबारान। 1846 में हुआ, 10 फरवरी, याद रखना, 10 फरवरी 1846 में ये बैटल ऑफ सबारान हुआ। तो उस वहां पे थोड़ा सा इसका फिर जो हल है, सोल्यूशन है, वो निकला। ठीक है, अब देख लीजिए, लेकिन पता है आपको, ये जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार है ना, इसमें सिख्स नहीं जीते हैं, इसमें ब्रिटिशर, इसमें इंग्लिश वाले जीते हैं। ये ब्रिटिशर्स मेरे कंटिन्यू में बोलता हूँ, आप याद रखने इंग्लिश वाले हैं। ठीक है, वो सेम ही थे, लेकिन इंग्लिश जो है हिस्टोरियंस ने उनको मतलब इंग्लिश नाम से पुकारा है। ठीक, तो इंग्लिश वाले जो थे, इंग्लिश वालों ने जब सिख्स को मार दी, सिख्स को हराया अनफॉर्चुनेटली, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने लाहौर को कैप्चर किया, लाहौर को ऑक्यूपाई किया। जब फर्स्ट एंग्लो सिख वार में, यानी कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार के दौरान ब्रिटिशर्स ने जब सिख्स को डिफीट किया, उन्होंने ऑक्यूपाई किया लाहौर को, और उन्होंने सिख्स को मजबूर किया एक ट्रीटी साइन करने पे, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ लाहौर। इसीलिए इसको ट्रीटी ऑफ लाहौर कहा गया। ठीक है, क्योंकि लाहौर को ही कैप्चर किया ना उन्होंने इस बैटल में। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर जो था, ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9 मार्च 1846। 9 मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई थी। अब ट्रीटी ऑफ लाहौर क्या थी? ट्रीटी ऑफ लाहौर का मतलब यह था कि महाराजा, मतलब सिख्स का महाराजा होता था, जिस तरीके से नवाब होता था बंगाल का, इस तरीके से यहाँ पे महाराजा होता था सिख्स का। महाराजा को यह कहा गया, इस ट्रीटी में यह लिखा गया था कि महाराजा को क्या करना है, उसकी जो टेरिटरीज थी, ठीक है, रिवर सतलज के साउदर्न साइड में, सतलज के ये साउदर्न साइड, ये नॉर्दर्न साइड सतलज का, ठीक है, सतलज के साउदर्न साइड में जो टेरिटरीज हैं वो इसको हैंड ओवर करनी है। किसको? वो इसको बेचनी नहीं है, ऐसे ही छोड़नी है, ताकि उस पे किसका कब्जा आ जाएगा? ब्रिटिशर्स का, इंग्लिश लोगों का। ठीक है, महाराजा गेव अप ऑल द टेरिटरीज दैट वर लाइंग टू द साउथ ऑफ रिवर सतलज। और उसके बाद
उसके बाद और एक चीज, 6 को ये कहा गया कि आप हमें 1.5 करोड़ का वार इंडेमनिटी दे दो। 6 को कहा गया इस ट्रीटी में, लाहौर आप ट्रीटी में ये ही लिखा गया था कि 6 तो एक रिवर सतलज के साउदर्न साइड में जो टेरिटरीज हैं वो छोड़ देंगे, और दूसरा 1.5 करोड़ वार इंडेमनिटी दीजिए आप। जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार में उनको खर्चा आया वो खर्चा आप हमें वापस प्रोवाइड करो। ठीक है, इनका मानना यह था ब्रिटिशर्स का कि हम जंग नहीं करना चाहते थे, आपने जंग स्टार्ट की, तो इसीलिए अब जो हमें खर्चा आया आपको हमें पेनल्टी अब देनी पड़ेगी। और दिलीप सिंह उस वक्त जो था, दिलीप सिंह को किंग, उसको किंग बनाया गया। दिलीप सिंह को इस ट्रीटी के मतलब दौरान, इस ट्रीटी को जिस वक्त साइन किया गया उस ट्रीटी में ये लिखा गया कि वो माइनर था, ये वो बहुत छोटा था उस वक्त, उसको कहा गया कि माइनर दिलीप सिंह को हम एक्सेप्ट करेंगे एज किंग, और क्वीन जो उसकी थी, क्वीन जिंदन को हम उसको एज ए गार्डियन रखेंगे, एज रिजेंट यानी कि जो उसका संभालेंगे। असल में किंग कौन था? दिलीप सिंह ही था, लेकिन वो छोटा था। अब बाकी जो काम काज होता था, किंग्स का जो अपना काम होता था वो कौन संभालती? कौन संभालती? उसकी गार्डियन क्वीन जिंदन, जिसका नाम था क्वीन रिजेंट भी उसको कहा गया था। ठीक है, और उसके बाद लाल सिंह को उसका वजीर रखा गया, लाल सिंह। ठीक है, ये ट्रीटी ऑफ लाहौर की बातें हैं। ठीक है, लाल सिंह को वजीर रखा गया, यानी कि ट्रीटी ऑफ लाहौर में ही कहा गया कि दिलीप सिंह को आप किंग बनाओ, क्वीन जिंदन उसको गार्डियन रखो, रिजेंट उसका रखो, लाल सिंह उसका वजीर रखो। और याद रखना मेरे दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रीटी ऑफ लाहौर में ही जो सर हेनरी लॉरेंस बिकेम द ब्रिटिश रेजिडेंट एट लाहौर। आपसे पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये बताइए ट्रीटी ऑफ लाहौर में किसको ब्रिटिश रेजिडेंट चुना गया था लाहौर के लिए? तो वो था सर हेनरी लॉरेंस। और हिस्ट्री आपके कश्मीर में भी आपने पढ़ा होगा, जो ऊपर मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि 6 ने बोला था उनको, 6 को बताया गया कि आप हमें पे करो 1.5 करोड़ वार इंडेमनिटी, ब्रिटिशर्स को देना था। तो उसके बाद जब ये पे नहीं कर पाए, ये चीज आपको पता होगा, उसके बाद उन्होंने कश्मीर को बेचा था, है ना। उसके बाद उन्होंने कश्मीर को बेचा था। किसने बेचा था? ब्रिटिशर्स ने फिर बेचा था, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने उनको बोला कि आप जाओ हिली एरियाज जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं वो आप कैप्चर करो, या जम्मू एंड कश्मीर को आप कैप्चर करो, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। ये 6 का मानना था उस वक्त। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इसको ले लिया उनसे, कश्मीर को, और सोल्ड किया किसको? गुलाब सिंह को, जो फिर पहले डोगरा रूलर जो फिर बनता है एज फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। ठीक है, वो वहां की बात है। लेकिन ये पॉइंट आपके जहन में होना चाहिए कि इसी टाइम पीरियड में, ठीक है, 1846 में ही मार्च में ही, है ना, मार्च में ही क्या हुआ था कि वो जो टेरिटरीज हैं जो ब्रिटिशर्स ने गेन की थी, कैप्चर की थी, तो उसके बाद उन्होंने सोल्ड किया गुलाब सिंह को। जब उन्होंने गुलाब सिंह को ये सोल्ड किया, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने जब जम्मू एंड कश्मीर को गुलाब सिंह को सोल्ड किया, तो ये चीज भी 6 को पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि गुलाब सिंह उस वक्त 6 के अपोजिशन में था। तो उसके बाद लाल सिंह जो है ना, इसी बात पे लाल सिंह उठते हैं और वो बागी बनता है। लाल सिंह क्या था? वजीर था। किसका? दिलीप सिंह का। तो इसलिए अब लाल सिंह क्या करता है? वो रिवोल्ट करता है, ठीक है, बागी बन जाता है, रिबेल बन जाता है। तो उसके बाद ये जो रिवोल्ट है ये सुप्रेस किया जाता है, इसको तो सुप्रेस किया गया, जिसमें एक ट्रीटी साइन की गई। तो देखिए, समझ गए ना आप मेरी बात? मैं फिर से बता देता हूं, आप वहां से नोट्स भी साथ में बनाते जाना। ठीक है, देखिए, जिस वक्त ब्रिटिशर्स ने गुलाब सिंह को कश्मीर भेजा, आपको पता है ना, गुलाब सिंह, ये आपने कश्मीर हिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ा होगा, गुलाब सिंह उस वक्त 6 के अपोजिशन में था। तो इसलिए 6 को ये ब्रिटिश का जो ये काम था, ये जो काम इन्होंने किया, जो कश्मीर को इन्होंने बेचा गुलाब सिंह को, तो ये उनको अच्छा नहीं लगा। उसके बाद 6 ने एक बगावत भी की थी, ठीक है, जो लाल सिंह के अंडर थी। मतलब लाल सिंह उस बगावत का हेड था। वो किसके खिलाफ बगावत कर रहे थे? गुलाब सिंह के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और वो ये कहते थे कि जम्मू एंड कश्मीर गुलाब सिंह के हाथों में नहीं जाना चाहिए। तो ये जो रिवोल्ट है ना, ये फिर सुप्रेस किया गया। सुप्रेस कैसे किया गया? इसके लिए एक ट्रीटी साइन की गई, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ बाहरोवाल। ट्रीटी ऑफ बाहरोवाल। ट्रीटी ऑफ बाहरोवाल किसके साथ साइन की गई थी? ट्रीटी ऑफ बाहरोवाल वाज साइन्ड विद दिलीप सिंह। ये दिलीप सिंह के साथ इन्होंने साइन किया, ठीक है। नाउ ट्रीटी ऑफ बाहरोवाल साइन कब की गई? डेट उसका याद रखना, 22 दिसंबर 1846।
ठीक है। मेन प्रोविजन ट्रीटी ऑफ बायरोवाल का क्या था, ट्रीटी ऑफ बायरोवाल का मतलब क्या था, इसमें क्या लिखा गया था, इसमें यही लिखा गया था कि रानी जंदन जो थी ना, रानी जंदन जिसको रिजेंट्री रखा गया था, रानी जंदन जो थी उसका गार्डियनशिप आप एंड करो। गार्डियनशिप यानी कि जो उसकी गार्डियन, जो किसकी गार्डियन थी, दिलीप सिंह की, वो दिलीप सिंह का काम संभाल रही थी, तो रानी जिंदन को उस पद से निकाला गया। ठीक है, उसको कहा गया कि आपको अब पेंशन मिलेगा, जिस तरीके से आज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता था पिछले कुछ सालों में, अब तो नहीं मिलता है। तो उसके बाद इस ट्रीटी में यह भी लिखा गया था, एक काउंसिल ऑफ 8 सिख, याद रखना 8 सिख चीफ्स रहेंगे, 8 सिख चीफ्स अंडर चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट। ठीक है, ट्रीटी ऑफ बायरोवाल में यह लिखा गया था कि 8 सिख चीफ्स हम रखेंगे, जो किसके अंडर हम रखेंगे, ब्रिटिश रेजिडेंट के अंडर हम रखेंगे। किसके लिए, ताकि ये जो 8 सिख चीफ्स हैं ये गवर्नेंस का काम संभालेगी, क्योंकि रानी जिंदन अभी तक संभाल रही थी, उसको निकाला गया, अब 8 सिख्स को वहां पे रखा गया। तो उसके बाद ये भी कहा गया, इट वॉज डिसाइडेड जो परमानेंट ब्रिटिश आर्मी है ना, परमानेंट ब्रिटिश आर्मी, इंग्लिश आर्मी, ठीक है, परमानेंट ब्रिटिश आर्मी को हम प्लेस करेंगे कहां पे, लाहौर में, जब तक दिलीप सिंह क्या बनेगा, जब तक दिलीप सिंह मेजर बनेगा, यानी कि जब तक दिलीप सिंह क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अभी वो छोटा था, तो जब तक दिलीप सिंह बड़ा हो जाएगा तब तक हम ब्रिटिश की परमानेंट आर्मी रखेंगे लाहौर में। तो ये 3 पॉइंट्स थे ट्रीटी ऑफ बायरोवाल के। उसके बाद होता है सेकंड एंग्लो सिख वार। तो कब होता है सेकंड एंग्लो सिख वार, डेट याद रखना है, जरूरी है क्या, बिल्कुल याद रखना है। 1848 टू 49 में एंग्लो सिख वार, सेकंड एंग्लो सिख वार होता है। ये आफ्टर ट्रीटी ऑफ बायरोवाल होता है। ठीक है, आफ्टर ट्रीटी ऑफ बायरोवाल। और याद रखना मेरे दोस्तों, याद रखना एनेक्सेशन ऑफ पंजाब जो है ना, वो फर्स्ट एंग्लो सिख वार में नहीं हुआ था, वो फर्स्ट एंग्लो सिख वार के दौरान नहीं हुआ था। मैंने आपको अभी बोला ना, वो 1849 में हुआ, वो सेकंड एंग्लो सिख वार के दौरान हुआ। याद रखना एनेक्सेशन ऑफ पंजाब जो है ना, दैट वाज हैपेंड इन सेकंड एंग्लो सिख वार, आफ्टर सेकंड एंग्लो सिख वार। याद रखना सेकंड एंग्लो सिख वार में ही एनेक्सेशन ऑफ पंजाब होता है। ठीक है, 1849 में। तो सेकंड एंग्लो सिख वार यानी कि एनेक्सेशन ऑफ पंजाब के लिए 2 जंग लड़ी जाती है, एक फर्स्ट एंग्लो सिख वार, अब सेकंड एंग्लो सिख वार। सेकंड एंग्लो सिख वार 1848 टू 49 में ये चलती है, 48 में स्टार्ट होती है, 49 में एंड होती है। तो ये कब होती है, आफ्टर ट्रीटी ऑफ बायरोवाल। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में आया, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको कहा गया है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, हु इज नोन एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको कहा गया है। याद रखना, ये अचानक मेरे जहन में आया तो इसलिए मे भी पूछा भी जा सकता है। वो था डलहौसी। कौन, डलहौसी इज नोन एज, उसको टाइटल मिला था, उसको ये टाइटल मिला था मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि उसने बहुत सारे ऐसे काम किए यहाँ पे। ठीक है, जो मतलब मॉडर्न इंडिया में उसने बहुत सारे काम किए, इसलिए उसको कहा गया है कि इज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। नाउ चलिए अब मैं आपको सेकंड एंग्लो सिख वार की ये कहानी सुना देता हूँ। जब ट्रीटी ऑफ बायरोवाल साइन हुई उसके बाद ब्रिटिश रेजिडेंट को, आपने अभी देखा, ब्रिटिश रेजिडेंट को कहा गया कि आपके अंडर 8 चीफ्स रहेंगे जो एडमिनिस्टर करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि पंजाब में क्या हुआ, अनलिमिटेड पावर्स इसको मिले, अनलिमिटेड सिविल पावर्स भी उसको दिए गए और मिलिट्री पावर्स भी दिए गए। मिलिट्री पावर इसको कैसे मिले, क्योंकि ब्रिटिश रेजिडेंट को मिलिट्री पावर कैसे मिले, क्योंकि वहां पे उन्होंने ये लिखा था ट्रीटी ऑफ बायरोवाल में कि हम अब परमानेंट आर्मी रखेंगे, वो भी किसकी, इंग्लिश वालों की, ब्रिटिशर्स की। तो इसका मतलब वहां पे इनको अब सिविल राइट्स भी हैं, ब्रिटिश रेजिडेंट को सिविल राइट्स भी मिले और मिलिट्री राइट्स भी मिले। ठीक, लेकिन रानी जिंदन ने अपोज किया, रानी जिंदन ने इस चीज को अपोज किया। उसको जब अपने पद से निकाला गया, गार्डियन थी, उसको अपने पद से निकाला गया, तो अब क्या, वो अपोज करने लगी, उसका ज्वेलरी वगैरह कुछ सीज किया गया और उसको शेखपुरा भेजा गया था अंडर स्पाइस। ये कहानी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना उसको कितना पेंशन दिया जाता था। उसको पहले पेंशन दिया जाता था 1.5 लाख पर ईयर, पर एनम मतलब पर ईयर। ठीक है, 1.5 लाख पर एनम पहले उसको दिया जाता था। ठीक है, जब वो गार्डियन थी दिलीप सिंह की। तो उसके बाद जब ये अपोजिशन करने लगी, जब इसको पद से निकाला गया, तो इसका जो पेंशन है ना वो रिड्यूस किया गया और उसको 48,000 पर एनम दिया गया। ठीक, अब ये जो एनेक्सेशन ऑफ पंजाब हुआ, मैं आपको यही समझ रहा हूँ, आपको प्राय समझ आ रही है ना, पहले एक बार हुआ, अब दूसरा बार हुआ। अब ये जो पंजाब एनेक्सेशन ऑफ पंजाब हुआ, मतलब इसका इमीडिएट काज क्या था,
मतलब ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स मजबूर हुए पंजाब को कैप्चर करने के लिए? अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, चलो ठीक है, ब्रिटिशर्स की आर्मी रखी गई है, लेकिन दिलीप सिंह को ही वहां पे रूलर रखा गया था ना, रेजिडेंट को रखा गया, मिलिट्री पावर संभाल रहा है, तो चलिए ये इतना चलेगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स इतना, मतलब उनको इतना गुस्सा आया और उन्होंने इसको कैप्चर ही कर लिया? देख लीजिए, एक्चुअली जो न्यू गवर्नर था लॉर्ड डलहौसी की मैं जो बात कर रहा हूँ, डलहौसी, ठीक है, डलहौसी जो था ना, डलहौसी ने क्या किया, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब के लिए, ठीक है, फॉर द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, जो दो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ठीक है, एक्चुअली देखिए, पंजाब के लिए, पंजाब को वो एनेक्स नहीं करना चाहता था, सबसे पहली बात, ठीक है, पंजाब को वो एनेक्स नहीं करना चाहता था। वो ये चाहता था, उसको मिलिट्री पावर मिला, उसको यहाँ पे सिविल राइट्स भी मिले गए, सिविल पावर भी मिला और मिलिट्री पावर भी मिला। अब वो ये नहीं चाहता था कि पंजाब को मैं कब्जा करूं, नहीं। अब एक टेरिटरी थी बची थी जिसका नाम था मुलराज। मुलराज, उन्होंने, किसने, लॉर्ड डलहौसी ने मुलराज भेजे, ठीक है, मुलराज की जो टेरिटरी थी वहां पे, एक सेकंड, सॉरी, मुलराज, मुलराज टेरिटरी नहीं थी, मुलराज एक गवर्नर था, मुल्तान, 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 सॉरी, मुल्तान, ठीक है, मुल्तान को वो कब्जा करना चाहता था। न्यू गवर्नर जो डलहौसी था ना, इसने दो ब्रिटिश ऑफिसर्स को चुना, एक का नाम था वंस, अभी मैं फिर से दोहरा दूंगा, ठीक है, आप पहले नोट्स बनाओ, ठीक है, वंस एग्न्यू, और दूसरा एक लेफ्टिनेंट था, ठीक है, लेफ्टिनेंट था जिसका नाम था एंडरसन। देखिए, फिर से बता देता हूँ, चलिए, पिछले पीछे क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ पंजाब के साथ, उसको छोड़, अब आप भूल जाइए, ठीक है। तो देखिए, जब डलहौसी आता है, अब वो चाहता है कि मैं दो ब्रिटिश ऑफिसर्स को भेजूंगा मुल्तान, और वहां के गवर्नर, वहां के गवर्नर से वो चार्ज लेंगे, क्या लेंगे, चार्ज लेंगे। तो वो जो दो ऑफिसर्स ने चुने, एक का नाम था वंस एग्न्यू और दूसरे का नाम था लेफ्टिनेंट एंडरसन। उस वक्त जो मुल्तान का गवर्नर था उसका नाम था मुलराज। अब समझ आ गया ना, यानी कि डलहौसी चाहता था कि मैं एग्न्यू और एंडरसन को भेजूंगा, वो मुल्तान के गवर्नर मुलराज से चार्ज लेंगे। लेकिन लेकिन वहां पे क्या हुआ, वहां पे इनको मर्डर किया गया, इनको मारा गया, ठीक है, उनकी डेथ हो गई, उनको मारा गया, मर्डर किया गया, सिंपली बता दो, उनको मर्डर किया, मुलराज ने उनका मर्डर करवाया, ठीक है। तो उसके बाद सिख चीफर्स ने आर्मी ज्वाइन की, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपोजिशन भी की, मतलब एक रिवोल्ट यहां पे खड़ा हुआ। रिबेलियन कैसे हुआ, वहां की जो सिख्स थे ना, वहां की जो मुल्तान के जो सिख्स थे, उन्होंने किसके साथ ज्वाइन किया, उन्होंने वहां की आर्मी के साथ ज्वाइन की, और एक रिबेलियन यहाँ पे स्टार्ट हुई जो मुलराज के अंडर थे, मतलब सारे जो मुलराज लीड कर रहा था इस रिबेलियन को। और ये जो रिबेलियन था, ये एक नेशनल अपराइजिंग बन गया, कहाँ पे, पंजाब में, यानी कि ये जो रिबेलियन है ये पंजाब तक फैल गई। और यही एक्सक्यूज, ये जो एक्सक्यूज उनका मर्डर होना, वंस एग्न्यू और लेफ्टिनेंट एंडरसन का क्या होना, मर्डर होना, ठीक है, मर्डर करना, ठीक है, जो किसने किया, मुलराज ने करवाया। तो ये एक एक्सक्यूज बन गया डलहौसी को। डलहौसी ने बोला कि अब मैं आपको नहीं छोड़ने वाला, एंड ही डिक्लेयर्ड वार, ठीक है, और उसने डिक्लेयर वार कर दिया, किनके खिलाफ, सिख्स के खिलाफ। किन सिख्स, एक्चुअली मुलराज के सिख्स के खिलाफ, लेकिन यहाँ पे पंजाब के सिख्स भी तो उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो अब ये सिख्स, ये यहाँ के जो सिख्स थे, पंजाब के सिख्स, उनके ऊपर भी अब ये, मतलब वार जो है उनके ऊपर भी डिक्लेयर हो गई। तो यहाँ पे एक इसने कहा था, किसने, डलहौसी ने कहा था कि सिख्स ने पहले ये जो जंग स्टार्ट की, ठीक है, ये जो जंग सिख नेशन ने स्टार्ट की, ठीक है, तो सिख नेशन ने जो वार डिक्लेयर किया, ये उन्होंने खुद किया, ये मैंने नहीं किया। उन्होंने ये वार कैसे स्टार्ट किया, जो उन्होंने हमारे ऑफिसर्स का मर्डर किया, इसकी वजह से सिख्स ने क्या किया, इसी लिए सिख्स ने क्या किया, उन्होंने वार डिक्लेयर किया। लेकिन ये जो वार उन्होंने डिक्लेयर किया, ये जो लड़ाई उन्होंने स्टार्ट की, तो अब ये जो खत्म होगी, ये सिख्स को मैं, मतलब पूरी तरीके से बर्बाद करके रखूंगा। ये डलहौसी के वर्ड्स थे उस वक्त, ठीक है ना। एक डायलॉग भी था कुछ, मुझे याद नहीं, कि लड़ाई जंग आपने शुरू की, कहते हैं कुछ है, खत्म हम करेंगे। ये कुछ डायलॉग ऐसे हैं, मुझे याद नहीं, अगर आपको याद है मुझे भी बताना। तो चलिए, अब उसके बाद सेकंड एंग्लो सिख, जब ये होता है सेकंड एंग्लो सिख वार, सेकंड एंग्लो सिख वार में भी 3 बैटल्स होते हैं, सक्सेसिव बैटल्स जो होते हैं, ठीक है। तो एक का नाम था बैटल ऑफ रामनगर, शाबाश, इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ रामनगर कब हुआ था, 22 नवंबर 1848 में, बैटल ऑफ रामनगर। दूसरा जो हुआ था बैटल ऑफ चिलियनवाला, ठीक है, बैटल ऑफ चिलियनवाला,
बैटल ऑफ चिलियन वाला कब हुआ था, याद रखना मेरे तो 13 जनवरी 1849 को, ठीक है। उसके बाद और एक बैटल भी हुआ था जिसका नाम था बैटल ऑफ गुजरात। बैटल ऑफ गुजरात, बैटल ऑफ गुजरात कब हुआ था, 21 फरवरी 21 फरवरी 21, ठीक है, 21 फरवरी 1849, ठीक। अब देख लीजिए ये 3 बैटल सक्सेस हुए। जो फर्स्ट 2 बैटल्स थे, मतलब बैटल ऑफ रामनगर और बैटल ऑफ चेन्नी वाला, वो इनडिसिसिव थे, मतलब कोई भी डिसीजन वहां से, कोई भी सोल्यूशन वहां से नहीं निकला, ठीक है। और याद रखना फर्स्ट एंड सेकंड बैटल जो हुआ, मतलब बैटल ऑफ रामनगर और बैटल ऑफ चिलियन वाला, जो सेकंड एंग्लो सिख वार के दौरान फर्स्ट 2 बैटल्स हुई 1848 और 49 में, बैटल ऑफ रामनगर और बैटल ऑफ चिलियन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्मी थी ब्रिटिशर्स की, दैट वर लेड बाय जनरल गॉह, क्या उसका नाम था, जनरल गॉह, GOUH, जनरल गॉह उसका नाम था, ठीक है। और थर्ड बैटल की अगर हम बात करेंगे, थर्ड बैटल में सिख आर्मी को डिफीट मिली और ये इंग्लिश के सामने उन्होंने सरेंडर किया। उस वक्त जो बैटल ऑफ गुजरात थी, उस वक्त उसकी जो आर्मी, बैटल ऑफ गुजरात जो हुआ वहाँ पे जो इंग्लिश की आर्मी थी वो किसके अंडर काम कर रही थी, उनका कमांडेंट कौन था, चार्ल्स नेपियर, ठीक है, चार्ल्स नेपियर। और फिर 49 में ही 29 मार्च 49 में ही पंजाब को एनेक्स किया गया, है ना। महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन मिला और उसको फिर महाराजा दिलीप सिंह जो है ना, उसको फिर इंग्लैंड भेजा गया, किसके लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है। और यहाँ का जो कोहिनूर डायमंड था, कोहिनूर डायमंड जो था, कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर डायमंड को क्या हुआ, कोहिनूर डायमंड जो है ना, कोहिनूर डायमंड को दिलीप सिंह से छीना गया और उसको ब्रिटिश रॉयल क्राउन में रखा गया, ब्रिटिश रॉयल क्राउन में रखा गया, ठीक। और ये जो पंजाब है, इट वॉज मेड पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। यहां तक देखिए। अब आता है एनेक्सेशन ऑफ अवध। अवध को एनेक्स कैसे किया गया था, अवध की जो टेरिटरी है इसको एनेक्स कैसे किया गया, इसको एनेक्स किया गया 1856 में, याद रखना, ठीक है, ऐसे याद रखना, इसको 1856 में एनेक्स किया गया, ठीक। और किसने एनेक्स किया, लॉर्ड डलहौसी ने, लॉर्ड डलहौसी उसका ना, लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड डलहौसी ने इसको एनेक्स किया, किसको, अवध को। और क्यों किया देख लीजिए। एक्चुअली एक यहाँ से एक रिपोर्ट भेजा गया, उसका नाम था आउट रामस रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट भेजा गया, आउट रामस रिपोर्ट। आउट रामस रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि यहाँ पे माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, माल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं चल रही है, इसलिए फिर उसने मुनासिब समझा, उसने उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली लॉर्ड डलहौसी को, और उसने अवध को भी कैप्चर किया। और यहाँ का 1856 में जो नवाब था यहाँ अवध का, उसको उस वक्त कैप्चर किया गया और उसको अरेस्ट किया गया, ठीक है, उसको हाउस अरेस्ट रखा गया, ठीक, कहाँ पे, कलकत्ता में। तो इस तरीके से 1856 में एनेक्सेशन ऑफ अवध होता है। अब कुछ हम पढ़ने वाले हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको भी हम कैप्चर करेंगे। देख लीजिए सबसे पहले आया यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट, ये भी एक रेवेन्यू सिस्टम था, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट। अब क्या था क्या नहीं था इसको आप छोड़ दीजिए, आप ये नोट कर लीजिए परमानेंट सेटलमेंट जो है ना, ये कहाँ कहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट कि ये किसने इंट्रोड्यूस की, परमानेंट सेटलमेंट जो रेवेन्यू सिस्टम का था, ये किसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की, ये किसने यहाँ पे स्टार्ट की, ये कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस ने ये स्टार्ट की, कहाँ पे, बंगाल में, ठीक है। कब, 1793 में, यानी कि 1793 में यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट की कॉर्नवालिस ने बंगाल में 1793 में। और याद रखना ये जो परमानेंट सेटलमेंट है ना, इसको कहा गया था परमानेंट जिम्मेदारी सेटलमेंट भी, ठीक है, परमानेंट जिम्मेदारी, परमानेंट जिम्मेदारी सेटलमेंट भी इसी को कहते थे। और इसको कहा गया था परमानेंट जागीरदारी भी इसी को कहा गया, ठीक है, परमानेंट जागीरदारी भी इसी रेवेन्यू सिस्टम को कहा गया। और मलगुजारी, ठीक है, मलगुजारी भी इसी को कहा गया, ठीक है। और इसका जो दूसरा नाम था वो था बिस्विदारी, ठीक है, बिस्विदारी या इस्तिमरारी, इस्तिमरारी, एक सेकंड, इस्तिमरारी बंदोबस्त, ठीक है। यानी कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इज आल्सो नोन एज परमानेंट जिम्मेदारी सेटलमेंट सिस्टम, permanent settlement is also known as jagirdari, it's also known as malguzari, it's also known as biswadari, it's also known as istimrari बंदोबस्त। 1793 में स्टार्ट हुआ, कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया बंगाल में। उसके बाद जो ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट वाला, ये इसको बिहार में भी, ठीक है,
बिहार और उड़ीसा में भी, ठीक है, बिहार और उड़ीसा में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और बनारस, ठीक है, बनारस के डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस। और जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स थे, किसके, मद्रास के जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स थे वहां पे भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मद्रास, ठीक, 1793 की बात हो रही है, ठीक है यहां तक। और ये जो प्लान था, ये रेवेन्यू सिस्टम का प्लान, परमानेंट सेटलमेंट, ये किसने प्लान किया था, ये एक्चुअली किसका प्लान था, ये जोहन शोरी का प्लान था, यानी कि उसी का कंसेप्ट था ये, ठीक है, जोहन शोरी का। इससे क्या होता था, परमानेंट सेटलमेंट से जो जमींदार होते थे, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, उनको ये एश्योरिटी मिलती थी कि वो ओनर हैं, ठीक है, उनको ये एश्योरिटी मिलती है कि हम ओनर हैं, किसके, अपने लैंड के वो ओनर हैं। उनको इस, यानी कि इस रेवेन्यू सेटलमेंट से उनको ये एश्योरिटी मिलती थी कि हम ही अपनी जमीन के क्या है, ओनर्स हैं। अब देख लीजिए यहां पे ये जो जमींदारी सिस्टम है ना, ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ये कैसे चलता था, इसके अकॉर्डिंग ये डिक्लेयर किया गया कि जमींदार जो है, जमींदार जो है वो अपने लैंड के ओनर्स हैं। और उनको एक राइट मिला, उनको ये कहा गया कि यू आर फ्री टू फिक्स द रेट, फ्री टू फिक्स द रेट, जो रेट आप फिक्स करोगे, ठीक है, यानी कि उनको अब ये राइट मिला कि जैसा वो चाहेंगे, जो भी रेट वो लगाना चाहेंगे वो लगा सकते थे जमींदार। अगर वो कोई भी क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हैं, जिस रेट से वो बेचना चाहेंगे तो वो बेच सकते थे। ये परमानेंट सेटलमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक। और उनको ये भी कहा गया कि आप 1/11, 1/11, ठीक है, 1/11 जो है, जो वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, ठीक है, वो अपने पास रख सकते हैं। और बाकी जो 10/11 है वो उसको किसको देना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा, ठीक है, ब्रिटिशर्स को। अब ये 10/11 पार्ट जो है, 10/11 जो रेवेन्यू का है वो ब्रिटिशर्स को देना है, और 1/11 जो है वो जिम्मेदार अपने पास रख सकते थे। लेकिन ये जो परमानेंट सेटलमेंट वाला सिस्टम था, इससे जमींदार नाराज थे। नाराज क्यों थे, क्योंकि इतना ये जो 1/11 जो इन्होंने चूज किया रखा, ठीक, तो इससे वो नाराज थे, ठीक है। और इसकी वजह से उन्होंने ये सोचा कि हम इतना हाई टैक्स प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, और जिसकी वजह से दे लास्ट देयर जमींदारी राइट्स, ठीक है, दे लास्ट देयर जमींदारी। याद रखना, तो जमींदारी कब खत्म हुई, जब परमानेंट सेटलमेंट, बहुत सारे मतलब जो जमींदार हैं दे लास्ट देयर जमींदारी, क्यों, क्योंकि जब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम यहाँ हमारे भारत में आया। तो इतना याद रखना कि जो जमींदार थे उनको 10/11 पार्ट देना था, ठीक है, 10/11 पार्ट जो टैक्स का है वो किसको देना था, वो इनको देना था ब्रिटिशर्स को। अब उसके बाद दूसरा जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया उसका नाम था रायुटवारी। क्या उसका नाम था, रायुटवरी, रायुटवारी या रायुटवरी एक ही बात है, ठीक है, रायुटवारी सिस्टम उसके बाद आया। रायुटवारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो, ठीक है, थॉमस मुनरो। और दूसरा एक बंदा था उसका नाम था कैप्टन अलेक्जेंडर, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, ठीक है, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। और जो सर थॉमस मुनरो है, इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया रायुटवारी सिस्टम। कहाँ पे, पहले उन्होंने ये मद्रास में इंट्रोड्यूस किया, कब, 1820 में, ठीक है, 1820 में। अब उसके बाद क्या होता है देख लीजिए, 1792 में ये जो रायुटवारी सिस्टम है ना, एक्चुअली 1792 में ही पहले यानी कि ये मद्रास में, जब मैंने आपको बोला कि पहले मद्रास में ही इसको मतलब इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन 1792 में पहले से ही एक डिस्ट्रिक्ट था जिसका नाम था बरमहाल डिस्ट्रिक्ट, जो था किसका, मद्रास प्रेसिडेंसी का, ठीक है। वहां पे कैप्टन रीड जो है ना, कैप्टन रीड ने वहां पे पहले से ये इंट्रोड्यूस किया था 1792 में। लेकिन 1820 में फिर क्या हुआ, मैंने आपको ऊपर 1822 बोला, 1822 में क्या हुआ, उसके बाद मद्रास की जो बाकी टेरिटरीज थी ना, मद्रास की जो बाकी मतलब टेरिटरीज थी, बाकी डिस्ट्रिक्ट थे मद्रास प्रेसिडेंसी की, तो वहां पे भी इसको फिर इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो ये चीज है वहां पे, टू इंश्योर स्मूथ इंप्लीमेंटेशन, उस वक्त मुनरो को वहां पे अपॉइंट किया गया था एज गवर्नर ऑफ मद्रास, ठीक है ना। उसके बाद 1825 में क्या हुआ, ये जो सिस्टम है ना 1825 में,
ये वाला जो सिस्टम है रेवेन्यू सिस्टम रेवटवारी, इसको बॉम्बे में भी इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और फिर 1858 में इसको कहाँ पे, पूरे डिकेन में, पूरा जो डिकेन है ना, पूरे डिकेन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक। तो अब अगर आपसे ये पूछेगा, ये बताइए रेवटवारी सेटलमेंट कहाँ कहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई? बॉम्बे में, है ना, बॉम्बे में, मद्रास, बॉम्बे, मद्रास, और कहाँ पे शाबाश, आसाम में भी। और किसने इंट्रोड्यूस किया? मुनरो और कैप्टन रीड ने। इस रायोटवारी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो कल्टीवेटर होता था ना, कल्टीवेटर को कहा जाता था कि आप तभी तक वो अपने लैंड का ओनर होता था जब तक वो लैंड टैक्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यानी कि अगर उसने लैंड टैक्स प्रोवाइड किया तो वो ओनर है, अगर लैंड टैक्स प्रोवाइड नहीं करेगा तो वो उसका ओनर नहीं होता था, ठीक है। तो ये जो अब टैक्स यहाँ पे जो टैक्स पे किया जाता था, जो लैंड ओनर को टैक्स पे करना था, उसको फिक्स किया था गवर्नमेंट ने, ठीक है, उसको गवर्नमेंट फिक्स करता था। ये वाला जो सेटलमेंट है ना, इसको परमानेंट बनाया गया, ठीक है। लेकिन इसको हर 30 साल बाद क्या करना था? इसको हर 30 साल बाद रिवाइज करना था, ठीक है। हर 30 साल बाद इसको रिवाइज करना था। मतलब अगर आज टैक्स फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज था, 30 साल के बाद अब यही 10 रुपीज नहीं रहेंगे। 30 साल के बाद इसमें 1 रुपए ऐड भी हो सकता है और डिडक्ट भी हो सकता है। ऐड ही हो जाता था, डिडक्ट कभी नहीं होता है, ठीक है, ऐड ही होता था, ठीक। तो हर 30 साल बाद, हर 20 साल या 30 साल बाद, 20 या 30 साल बाद रखा गया था कि 20 या 30 साल बाद हम इसको क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब जिस वक्त ये उन्होंने टैक्स यहाँ पे फिक्स किया था ना इस रायोटवारी सिस्टम में, उस वक्त देखा गया कि सॉइल की क्वालिटी क्या है, फर्टाइल है, इनफर्टाइल है, फील्ड का एरिया कितना है, ये चीज़ें देखी गई। लैंड सर्वे की गई थी, ठीक है, लैंड सर्वे की गई थी इसके लिए रायोटवारी सिस्टम में। लेकिन अगर आपसे अब ये क्वेश्चन पूछेगा ना, ये बताइए एडॉप्शन ऑफ रायोटवारी सिस्टम मद्रास में कब हो, तो आप 1820 आंसर देना, ठीक है, 1820। अब अगर ये मतलब क्वेश्चन में वहीं से लिखा हुआ होगा कि इन 1792 रायोटवारी सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पे आपका होना चाहिए बारहमाल, ठीक है, बारहमाल। उसके बाद आया महलवारी सिस्टम नॉर्दर्न इंडिया में आया। कहाँ पे? महलवारी सिस्टम जो है ना, महलवारी सिस्टम नॉर्दर्न इंडिया में चला। महलवारी सिस्टम कब आया? महलवारी सिस्टम किसी को पता है? महलवारी सिस्टम 1822 में आया, ठीक है, 22 में। एक्चुअली जो गंगा वैली थी ना, गंगा वैली का जो एरिया था, गंगा वैली के एरिया में ये महलवारी सिस्टम जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और उसके बाद जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रोनिटर्स जो थे, किसके पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रोनिटर जो हमारे इंडिया के हैं, ठीक है, और जो हमारा सेंट्रल इंडिया है, ठीक है, और जो हमारा पंजाब है, वहां पे भी फिर ये इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे लगता है अगर क्वेश्चन आएगा तो वो या तो इसमें आएगा या तो परमानेंट सेटलमेंट में आएगा। महलवारी सिस्टम का मतलब पता क्या है? महल का मतलब होता है विलेज या जिसको आप बोलते हो जागीर, स्टेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक। लेकिन छोड़ दीजिए आप इसको, इससे हमें क्या करना है इस पॉइंट से। लेकिन इतना याद रखना मेरे दोस्तों कि यहाँ पे महलवारी सिस्टम को जब 1822 में इंट्रोड्यूस किया गया, यहाँ पे जो टैक्स कलेक्टर होता था ना, टैक्स कलेक्टर यहाँ पे होता था हेडमैन ऑफ विलेज, ठीक है, हेडमैन जो होता है विलेज का, ठीक है, हेडमैन जो विलेज का होता था, जिसको हम आज भी बोलते हैं लंबरदार, जो आज भी होते हैं ना लंबरदार। कुछ लोग उसको नंबरदार भी बोलते हैं, चुकीदार लंबरदार, यही वो लंबरदार है, ठीक है, लंबरदार जिसको हम बोलते हैं, ठीक। लंबरदार जो है ना, लंबरदार ही टैक्स कलेक्ट करता था अपने अपने विलेज। महलवारी का मतलब है यानी कि विलेज वाइज अब क्या करे हो जाएगा। महलवारी सिस्टम का मकसद ये था कि अब हम विलेज टू विलेज जो है वो टैक्सेस कलेक्ट करेंगे। हर एक विलेज में हम अपना एक हेडमैन रखेंगे, एक लंबरदार रखेंगे जो क्या करेगा, जो टैक्स कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये था, ये यहाँ तक रेवेन्यू सिस्टम्स के बारे में था। एक सेकंड में चेक करूंगा और यहाँ पे कुछ में, हाँ देखिए, अब पोस्टल सिस्टम, रेलवेज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया वहाँ पे जियोग्राफी में। पोस्टल सिस्टम के बारे में देख लीजिए। 1853 में पहली जो टेलीग्राफ लाइन है, याद रखना, पहली टेलीग्राफ लाइन ओपन की किन्होंने? ब्रिटिशर्स ने। कहाँ से? कलकत्ता टू आगरा। ये वहाँ पे जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मतलब इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता टू आगरा खोली गई थी, ठीक है, याद रखा। और उसके बाद याद रखना 16th सेंचुरी में आपको पता है कि यहाँ पे पहला प्रेस जो है इंट्रोड्यूस किया था पुर्तगीज वालों ने, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है, प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में। उसके बाद
याद रखना, जो 1780 में यहाँ पे पहला न्यूज़पेपर भारत में पब्लिश होता है, फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश होता है हमारे भारत में, जिसका नाम होता है द बंगाल गैजेट। क्या उसका नाम होता है? द बंगाल गैजेट। द बंगाल गैजेट उसका नाम होता है, उस पेपर का, उस न्यूज़पेपर का। वो उसका जो पब्लिशर होता है वो कौन होता है? वो होता है J.A. हिकी। J.A. हिकी, J.A. हिकी, JAHICKEY, J.A. हिकी उसका पब्लिशर होता है, यानी कि जेम्स ऑगस्टस हिकी, जेम्स ऑगस्टस हिकी जिसका नाम था। ठीक है, और कुछ, एक सेकेंड। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।